हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल वैदिक आईएएस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए जनरल साइंस में बायोलॉजी की क्लास लेके आई हूँ। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, पाचन क्या होता है, पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं, मुख गुहा के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख गुहा के भाग कौन कौन से होते हैं और पाचन में सम्मिलित दूसरे अंग जैसे ग्रास नली के बारे में, आमाशय के बारे में, जठर रस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि इस टॉपिक से आपके मन में जो भी डाउट्स हो सारे डाउट्स आसानी से क्लियर हो सके। और इस सीरीज को मैं पूरी बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को आपको आसानी से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मुख गुहा के भाग। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, मुख गुहा के कितने भाग होते हैं। मुख गुहा के 3 भाग होते हैं। पहला आपका क्या होते हैं, जीभ, दांत और ओष्ठ होते हैं। फिर जीभ का पाचन में क्या काम होता है, दांत का क्या काम होता है, ओष्ठ का क्या काम होता है। अब जैसे आप सबको पता है कि ओठ क्या होते हैं, ओठ के माध्यम से ही तो क्या होता है, जो हम खाते हैं वो गिरता नहीं है, जो खाते हो मुंह के अंदर ही तो बना रहता है। तो ये किसका काम होता है, ओठ का काम होता है। फिर जीभ का काम क्या होता है, जीभ में आपको पता है 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आपकी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जीभ में आपकी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा हमें टेस्ट फील होता है। और दांत क्या करते हैं, भोजन को काटने पीसने का काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा से के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हमने भोजन को ग्रहण किया, जैसे हमने भोजन को ग्रहण किया तो सबसे पहले क्या करते हैं, दांत। जैसे मानव में क्या होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, चौवर्णक, अग्रचौवर्णक। ये जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को काटने पीसने का काम करते हैं। और जैसे भोजन को काटने पीसने का काम दांतों ने किया, फिर आपके टंग में क्या होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम। जो टंग में आपके पास लार होती है, सलाइवा, सलाइवा में आपके 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है आपका टाइलिन एंजाइम, दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में आकर मिल जाते हैं और दांत क्या कर देते हैं, भोजन को काट और पीस देते हैं। अब भोजन में लार मिल जाती है और दांतों के द्वारा भोजन को काट पीसने के पश्चात जो भोजन का निर्माण हो जाता है उसे एक वर्ड के नाम से जानते हैं, पोलस। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया है कि पोलस का निर्माण कहाँ पे होता है। तो पोलस का निर्माण आपके मुख गुहा में होता है कि भोजन को काट पीसने के पश्चात उसमें लार के मिल जाने से जो सेमी लिक्विड फॉर्म का निर्माण होता है वही क्या होता है, पोलस। और पोलस को लेख के कौन जाता है, फिर पोलस को ग्रास नली लिखी जाती है कहाँ पे, अमाशय के पश्चात, अमाशय के पास लिखी जाती है कौन, ग्रास नली। तो ये तो आप समझ गए पोलस क्या होता है। और जैसे हमारे यहाँ लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन में सहायक होता है, तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च क्या है आपका, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से, लेकिन मुख गुहा में आंशिक पाचन होता है, लगभग 30% पाचन होता है। और बाकी शेष पाचन आपका कहाँ पे होता है, छोटी आंत में जाके होता है। तो चलिए अब एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टंग के बारे में पढ़ते हैं। जीभ क्या होता है, जीभ मांसपेशियों से बना एक अंग है जो हमें स्वाद का अनुभव कराता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो खट्टी है मीठी है, इसका टेस्ट में कैसे पता चलता है, टंग के द्वारा ही तो पता चलता है। तो जीभ क्या है, मांसपेशियों से बना एक अंग है। और जीभ हमारे भोजन में क्या करती है, लार मिलाती है। इसके अलावा जीभ क्या होती है, बोलने में भी सहायक होती है। हम अपने स्पष्ट उच्चारण कैसे कर पाते हैं, अपने टंग के माध्यम से ही तो कर पाते हैं। आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसके टंग में कोई प्रकार का दोष होता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप देखेंगे ना उसका उच्चारण भी स्पष्ट नहीं हो पाता। तो जीभ के मुख्य रूप से 2 काम है। पहले क्या करती है, वह भोजन में लार मिलाती है और जीभ बोलने में भी सहायक है। इसके अलावा किसी भी चीज़ का टेस्ट में कैसे पता चलता है, टंग के द्वारा ही तो पता चलता है। अब टंग के द्वारा में टेस्ट कैसे पता चलता है, क्योंकि जीभ में लगभग 8 से 10,000 स्वाद कलिका टेस्ट बड्स पाई जाती है और इन्हीं टेस्ट बड्स के माध्यम से क्या होता है, हमें स्वाद का फील होता है, हमें टेस्ट महसूस होता है। जैसे हमने कोई चीज़ मीठी खाई तो हमें मीठा कैसे पता चलता है,
कोई चीज़ खट्टी खाए तो खट्टी कैसे पता चलता है, ये हमारे टेस्ट बड्स के माध्यम से पता चलता है। अब जैसे जीभ के अलग अलग भाग के लिए अलग अलग टेस्ट बड्स होती हैं। जैसे जीभ के अग्रभाग से में क्या होता है, मिठास का अनुभव होता है। कोई चीज़ हमने मीठी खाई तो हमें आगे वाले भाग में, जीभ के अग्रभाग में पता चलता है। पश्च भाग में क्या होता है, कोई चीज़ तीखी होती है तो उसका अनुभव में कहाँ पे होता है, पश्च भाग में। मध्य भाग में नमकीन का, वो किनारे या पार्श्व भाग में हमें खट्टे के स्वाद का पता चलता है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, अग्रभाग में आपका किसका महसूस हो रहा है, मिठास का, पश्च भाग में तीखा, मध्य भाग में नमकीन, और जैसे किनारे पार्श्व भाग होती है यहाँ पे आपको किसका महसूस होता है, खट्टे का। पश्च भाग में तीखे का अनुभव होता है, अग्रभाग में आपको क्या होता है, मीठे का अनुभव होता है। तो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें स्वाद का अनुभव कहाँ पे होता है। इसके अलावा जीभ में ये जो संरचना आपकी बनी हुई, ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। कई बार पूछ सकते हैं कि माइक्रोविलाई कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके माइक्रोविलाई कहाँ पे पाए जाते हैं, टंग में पाए जाते हैं। अगर पूछेगा विलाई कहाँ पे पाए जाते हैं, तो विलाई आपके छोटी आँख में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो संरचना होती है थोड़ी बड़ी होती है, जबकि टंग में छोटे छोटे दाने होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई खाना खाते हैं तो खाना में क्या होता है, फ्रैक्शन करते हैं माइक्रोविलाई, जिसके माध्यम से खाना क्या होता है, आपस में चल पाता है, रगड़ पाता है, और फिर उसमें लार मिल पाती है, तो पाचन में सहायक होते हैं कौन, माइक्रोविलाई भी। और माइक्रोविलाई आपके पाए कहाँ पे जाते हैं, तो टंग में पाए जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मुख गुहा का जो दूसरा पार्ट है, कौन सा, दांत है। मुख गुहा के 3 पार्ट है ना, कौन कौन से, टंग, टीथ और लिप। तो हम सेकंड आपका पार्ट जो है टीथ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ टीथ कहलाती क्या है, ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन हम किस में करते हैं, ओडेंटोलॉजी में करते हैं। और जो ह्यूमन टीथ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर मानव के दांत का निर्माण होता है। अब आपको पता होगा कि कैल्शियम क्या होता है, हमारे बोन्स में भी पाया जाता है। आप सबको पता होगा कि हमारी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। फिर आप क्वेश्चन मन में हो रहा है कि हड्डियों में कितना कैल्शियम पाया जाता है और दांत में कितना कैल्शियम पाया जाता है, तो आपके बोन्स में जो होता है 68% कैल्शियम पाया जाता है, और जबकि हमारे दांत में क्या होता है 98% कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का मुख्य काम क्या होता है, कैल्शियम के कारण क्या होती है, कठोरता होती है। अब आप बताइए, कठोरता दांतों की अधिक होगी कि हड्डियों में कठोरता अधिक होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। अब बताइए, दांत में 98% कैल्शियम पा रहा है, और जबकि आपके बोन्स में कितना 68% कैल्शियम पाया जाता है, तो हमारी कठोरता भी किसकी अधिक होगी, दांतों की। तो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दांत में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम व फॉस्फेट पाया जाता है। इसी से मिलकर मानव दांत का निर्माण होता है। और दांत में कितने परसेंट कैल्शियम पाया जाता है, तो कितने पाया जाता है, 98% कैल्शियम पाया जाता है। अब चलिए हम मानव दांत की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ्स, हमारे दांत की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले क्या होती है, मानव दांत विषम दंती हैं। अब विषम दंती हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है कि मानव के सभी दांत क्या होते हैं, एक समान नहीं है। जैसे मानव के दांत एक समान है, बिल्कुल भी नहीं है। मानव में 4 प्रकार के तो दांत ही पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, चौवर्णक, अग्रचौवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और चारों प्रकार के दांत अलग अलग होते हैं, इसलिए मानव के दांत कैसे हैं, विषम दंती, हेटेरोडोंट है। दूसरी विशेषता क्या है, मानव के दांत द्विबार दंती हैं। द्विबार दंती का तात्पर्य क्या होता है, जो मानव के दांत 2 बार उगते हैं, लेकिन मानव के दांत उगने के आधार पर 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। स्थायी दांत होते हैं और अस्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत का तात्पर्य क्या होता है, ऐसे दांत क्या होते हैं जो सिर्फ 1 बार उगते हैं, और अस्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी दांत का तात्पर्य जो 2 बार उगते हैं। जैसे बच्चों में देखा होगा, बच्चों में क्या होता है, कुछ कहते हैं ना दूध के दांत हैं, ये टूट गए, तो क्या होता है, कुछ दांत तो ऐसे होते हैं जो आपके 2 बार उगते हैं। जैसे आपके 20 दांत ऐसे होते हैं जो आपके 2 बार उगते हैं, जबकि 12 दांत आपके ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 बार उगते हैं। तो मानव के दांत कैसे होते हैं, द्विबार दंती होती हैं कि 2 बार उगते हैं, लेकिन सिर्फ 20 दांत ही आपके ऐसे हैं जो द्विबार दंती होते हैं। थर्ड क्या है, मानव दांत गर्द दंती हैं। अब गर्द दंती का तात्पर्य क्या होता है, जो मानव के दांत है आपके मसूड़ों में धंसे रहते हैं ना, मसूड़ों के अंदर ऐसे घुसे रहते हैं, तो इसलिए मानव के दांत कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं मानव दांत के प्रकार, कितने टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रत्नक,
चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और कुल कितने दांत पाए जाते हैं? तो कुल 32 दांत पाए जाते हैं। और मानव दांत की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? मानव दांत विषम दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, और कौन से होते हैं? अग्र जैसे उसमें धसे हुए होते हैं, किससे? मसूड़ों में। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं दांतों के बारे में। जैसे आप ये देख सकते हैं दांतों की इमेज, ये आपके जैसे ये दोनों इधर के साइड के जो दांत होती है ये आपके क्या होते हैं? चवर्णक होते हैं। ये आपके कृंतक, ये इधर के जो दांत होते हैं रत्नक, ये अग्रचवर्णक। ये दांत कुल कितने पाए जाएंगे? तो 32 पाए जाएंगे। और कुल कितने प्रकार के पाए जाएंगे? तो 4 प्रकार के। उन चारों के नाम आपको पता है कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अब चलिए हम दांतों के काम को देख लेते हैं, दांत का कौन सा काम अधिक होता है। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीएचएस के प्री एग्जाम में कि शाकाहारी में कौन सा दांत अधिक विकसित होता है या मांसाहारी में कौन सा अधिक दांत विकसित होता है। तो कृंतक आगे का जो दांत होता है ये में काटने का काम करता है, चीरने का काम करता है। तो ये क्या होता है? शाकाहारी में अधिक विकसित होता है। कौन सा? कृंतक दांत आपके शाकाहारी में अधिक विकसित होता है। जबकि मांसाहारी जीवों में क्या होता है? रत्नक दांत अधिक विकसित होता है। फिर कृंतक का काम क्या होता है? भोजन को काटना। जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसको काटने के लिए क्या करते हैं? कृंतक का प्रयोग करते हैं। तो कृंतक का काम क्या होता है? भोजन को काटना। इसके अलावा पूछ सकते हैं रत्नक का काम क्या होता है? रत्नक आपको भोजन को फाड़ने का काम करता है। और चवर्णक क्या करता है? भोजन को चबाने का। अग्रचवर्णक भोजन को पीसने का काम करता है। इस तरह से पॉइंट आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को कुछ काटना है तो किन दांतों का प्रयोग करेगा? काटने के लिए हम कृंतक का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ को फाड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रत्नक का। और उसको भोजन को चबाने के लिए हम चवर्णक का प्रयोग करते हैं। और भोजन को पीसने के लिए, पोलस के फॉर्म में बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अग्रचवर्णक का। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि पोलस का निर्माण कहाँ पे होता है। अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों में सबसे पहले किस दांत का विकास होता है, तो बच्चों में सबसे पहले कृंतक का विकास होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैंने उन्हें हाईलाइट कर देती हूँ ताकि उन्हें आप याद रखना, ठीक है। और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जा रही हूँ इनके नोट्स बनाते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसमें हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब इस टॉपिक के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो आप प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र या कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए हम दांत की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। दांत की संरचना भी अगर देखेंगे तो 2 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? आंतरिक संरचना। दूसरी क्या होती है? बाह्य संरचना। अब आंतरिक संरचना का तात्पर्य क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए ये आपका टीथ है, ठीक है। अब इस दांत के अंदर से अगर आपने स्टडी किया होगा, स्टडी किसमें करते हैं? दांतों की ओडोंटोलॉजी में। तो उसमें इसका 3 पार्ट बताया गया। पहला आपका होता है क्राउन, मिडिल पार्ट और रूट। ये कौन कौन से 3 पार्ट है? क्राउन है, मिडिल पार्ट है और आपका रूट होता है। ये आंतरिक संरचना है। फिर बाह्य संरचना में आपकी 3 परत होती हैं, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। ये 3 प्रकार की परतें होती है बाह्य परत के रूप में। तो इनेमल क्या है? इनेमल दांत की सबसे बाह्य परत है और ये सबसे कठोर परत भी होती है शरीर की। अगर पूछते हैं सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो इनेमल होता है। और इनेमल क्या है? दांत की बाह्य परत है। इसके अलावा पूछ सकते हैं शरीर का ऐसा कौन सा अंग जो सबसे ज़्यादा चमकता है, ब्राइटेस्ट है, तो भी कौन सा? इनेमल है। और डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन आपका दांत का सबसे बड़ा भाग होता है। और पल्प में क्या होता है? ब्लड सप्लाई होती है और ये क्या होता है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। अब जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को क्या होता है? सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ठंडा खाता है या गर्म खाता है तो उसके दांतों में क्या होती है? झंझनाहट होती है। झंझनाहट क्यों महसूस होती है? क्योंकि वही पल्प वाला जो भाग होता है वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। अब तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र क्या करता है? हमारे मेरुरज्जु से लेकर मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे सूचनाओं को मेरुरज्जु से ग्रहण किया, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क की सूचनाओं को इन दोनों के मध्य में क्या करता है? आदान प्रदान करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। जो भी सूचनाएं होती है उनका आदान प्रदान किया जाता है। जैसे आपने ब्लड सप्लाई कहाँ पे होती है? तो दांत के पल्प वाले भाग में होती है। यहाँ पे जैसे आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है
ये तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है, तो तंत्रिका तंत्र तुरंत आपके माइंड में जाके इसकी देता है, सूचना देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, दांत के किस भाग में ब्लड सप्लाई होती है? तो किस में होती है? पल्प में होती है। और दांत की बाह्य परत कौन सी होती है? इनेमल, जो शरीर का सबसे चमकदार भाग भी है। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली है जिसे आप फूड पाइप से भी कहते हैं। ग्रास नली उपास्थि की बनी एक संरचना है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली उपास्थि की बनी, इस पॉइंट को याद रखना है। अब अगर सोचिए उपास्थि के मतलब क्या होता है? उपास्थि मतलब कार्टिलेज। यहाँ पे कौन सी उपास्थि की बनी है? कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई है। कई बार इससे आपका नाम भी पूछ सकता है कि ग्रास नली हमारी किस उपास्थि की बनी है? तो कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई है। और उपास्थि का तात्पर्य क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं? अस्थियां पाई जाती हैं और उपास्थियां पाई जाती हैं। तो अस्थियां क्या होती हैं? कठोर होती हैं, जबकि उपास्थियां आपकी मुलायम होती हैं, लचकदार होती हैं। इसीलिए क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे ये आपके मान लीजिए ये आपकी उपास्थि है, ठीक है। अब इस उपास्थि में जैसे आपका खाना जा रहा है, तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई ज़्यादा आपने खा लिया, उस ज़्यादा को खा लिया, तो क्या होता है, हमारी उपास्थि संकुचनशील हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि आप आसानी से खाना को निकल सकें। अगर आप मान लीजिए अस्थि की बनी होती, ठीक है, अस्थि की बनी होती बिल्कुल ऐसे सीधी होती, ना हिल सकती, ना मुलायम हो सकती, ना संकुचनशील हो सकती। तो आप किसी स्थिति में खाना खा रहे हैं, खाना मान लीजिए बाई चांस ज़्यादा चला गया, या कई बार खाने क्या होता है, हमारा फंसने लगता है, अटकने लगता है किसी वजह से, तो हम जल्दी से उसको पानी पी लेते हैं ना, तो हमारी उपास्थि उस टाइम पे क्या करती है? ग्रास नली उसे संकुचनशील कर देती है, जबकि अस्थि की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारी ग्रास नली किसकी बनी होती है? उपास्थि की। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और ये क्या करती है? भोजन को मुख से लेकर अमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। किसके द्वारा? ग्रास नली के द्वारा। जिसे हमने भोजन को ग्रहण किया, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुख में क्या होता है? पोलस का निर्माण होता है। पोलस क्या होता है? पिसा हुआ भोजन जिसमें लार को मिल चुका हो और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो चुका हो। तो ग्रास नली क्या करती है? उस पोलस को लेती है, मुख गुहा से लेकर उसको अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे आप देख सकती है, किसकी इमेज है? ग्रास नली की है। तो ये आपका क्या है? मुख गुहा। यहाँ पे क्या हुआ? आपके पोलस का निर्माण हो गया। अब जब पोलस का निर्माण हो गया, तो पोलस को अब कहाँ पे पहुँचाना है? अमाशय तक। तो ये काम होता है आपकी ग्रास नली का। ग्रास नली पोलस को अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है कि नहीं, तो ग्रास नली में हमारी पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि पाचन की क्रिया वहीं पे होगी जहाँ पे कोई एंजाइम पाया जाएगा, और ग्रास नली में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया भी नहीं होती। ग्रास नली सिर्फ भोजन को ग्रहण करती है मुख गुहा से और अमाशय तक पहुँचा देती है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं, जैसे ग्रास नली में पाचन नहीं होता। ग्रास नली में लेकिन आपकी एक गति होती है। कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति। अब क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है? एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू द फूड। फूड के अकॉर्डिंग अपने साइज को क्या कर लेती है? एडजस्ट कर लेती। कौन? ग्रास नली। क्योंकि ग्रास नली बनी किससे होती है? उपास्थि की बनी होती है। और ग्रास नली आपकी किससे जुड़ी होती है? तो मुख गुहा में जुड़ी होती है, और भोजन कहाँ पहुँचाती है? अमाशय से। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रास नली किससे जुड़ी होती है? तो अमाशय से जुड़ी होती है। अब चलिए अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अमाशय क्या होता है? कि जी आकार का एक पेशी अंग है। कौन? अमाशय। अब अमाशय के भाग कौन कौन से हैं? अमाशय में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो अमाशय के आपके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। अग्रभाग जिसे आप कार्डियो के नाम से जानते हैं, मध्य भाग फेंडस के नाम से, और थर्ड आपका पश्च भाग होता है जिसे पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। तो अग्रभाग जो होता है अमाशय का किससे जुड़ा हुआ होगा? ग्रास नली से, क्योंकि अमाशय किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से। तो अमाशय तो जुड़ा होता है ग्रास नली से। अब लेकिन पूछ लेगा अमाशय का कौन सा भाग जुड़ा होता है? तो कौन सा भाग जुड़ा होता है? आपका अग्रभाग, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? कार्डियो के नाम से। और जो मध्य भाग होता है वो तो अमाशय के बीच में रहेगा, लेकिन जो उसका पश्च भाग होगा पाइलोरिक, ये किससे होता है? ग्रहणी से जुड़ा होता है। तो क्या होता है, जैसे अमाशय किससे किससे जुड़ा होता है? अमाशय आपका ग्रास नली व ग्रहणी से जुड़ा होता है। अमाशय ग्रास नली से भोजन ग्रहण करता है, इसके पश्चात ये देता किसको है? तो ग्रहणी को देता है। अब चलिए अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मुख गुहा से हुआ। मुख गुहा में आपने भोजन ग्रहण किया,
लार में उपस्थित टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम उसमें मिले और भोजन का पाचन हुआ। आंशिक रूप से 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और पाचन के पश्चात क्या हुआ, आपका ये पोलस का निर्माण हो गया। अब इस पोलस को कहाँ पे जाना है, अमाशय तक। तो ये काम कौन करेगा, आपकी करेगी ग्रास नली। ग्रास नली इस पोलस को पहुँचाएगी आपके अमाशय के पास। अब जब ये अमाशय के पास भोजन आ जाएगा तो अमाशय इस भोजन को कहाँ पहुँचाएगा, ग्रहणी के पास। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके बाद में अमाशय के बारे में। और अमाशय में आपकी ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड्स पाई जाती है। और अमाशय की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि किस पार्ट में पाई जाती है, अगर आपसे पूछेगा तो पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती है। अमाशय के जो पाइलोरिक पार्ट होता है उसमें क्या होता है, आपकी जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से आपके एक रस का स्रावण होता है, जिसे कौन सा बोलते हैं, जठर रस कहते हैं। और जो जठर ग्रंथि होती है उसमें 3 प्रकार की आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन फिर कोशिकाओं से आपके एंजाइम का स्रावण होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहले आपके जाइजोनियम, ऑक्सीडेंट और म्यूकस सेल, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो आपके ऑक्सीनेटिंग सेल होती है इससे क्या होता है, HCl का स्रावण होता है। HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। तो ये आपका अम्ल क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे आप मान लीजिए हमारे मार्केट में जो एसिड मिलते हैं उन एसिड से 10 गुना ज़्यादा एसिडिक होता है क्या, HCl अम्ल है, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा हो कि मैम जब इतना मतलब वो एसिडिक है तो हमारे अंदर पाए जाते हैं तो हमें नुकसान क्यों नहीं करता, क्योंकि क्या होता है इसमें म्यूकस एंजाइम पाया जाता है। म्यूकस एंजाइम क्या करते हैं, HCl का जैसे ही श्रावण होता है एक परत बना देता है। परत बना के हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है। ये सिर्फ क्या करता है, फिर भोजन को अम्लीय बनाता है। कौन, HCl। HCl का श्रावण कहाँ पे होता है, तो अमाशय से होता है। अगर पूछता है किस कोशिका से होता है तो किससे होता है, ऑक्सीडेंटिव सेल से होता है। किसका, HCl का श्रावण। HCl का मुख्य काम क्या होता है, HCl प्राथमिक जीवाणु को समाप्त करता है, वो भोजन को अम्लीय बना देता है। कौन, HCl। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। इसका श्रावण कहाँ पे होता है, तो अमाशय से। अमाशय में किस कोशिका से होता है, तो एसिड ऑक्सीडेंट कोशिका से होता है। अब चलिए हम जठर रस के बारे में पढ़ते हैं। जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। जठर रस में आपके 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला आपका पेप्सिन, रेनिन व म्यूकस एंजाइम, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है, रेनिन का क्या काम होता है और म्यूकस का क्या काम होता है, चलिए पढ़ते हैं। जो रेनिन एंजाइम होता है ये केसिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। केसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन आपके दूध में पाई जाती है। और केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो दूध में और कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जैसे आप सबको पता है कि प्रोटीन का पाचन के पश्चात प्रोटीन चेंज होता है एमिनो एसिड में, लेकिन प्रोटीन आपका डायरेक्ट इम्यूनो एसिड में नहीं चेंज होता। इसके लिए पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पहले प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, फिर पेप्टोन को ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, इम्यूनो एसिड में चेंज करता है। और म्यूकस क्या करता है, HCl से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब अमाशय में आपका भोजन कितने समय तक रहता है, तो अमाशय में जो भोजन रहता है लगभग 4 घंटे तक रहता है। अब आपका जो अमाशय में भोजन रहा, अब जो अमाशय में भोजन रहता है इसे क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। अब कायम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमाशय में भोजन का क्या हो गया, और पाचन हो जाता है, जिसमें केसिन प्रोटीन का पाचन हो गया, अलग अलग चीज़ें। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। तो इसलिए अमाशय में जो भोजन हो गया उसको क्या बोलते हैं, कायम। जबकि मुख गुहा में जो भोजन था उससे क्या बोल रहे थे, पोलस बोलते थे। ये सारे नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए इस तरह से आज मैं अमाशय के बारे में, ग्रास नली के बारे में, मुख गुहा के भाग के बारे में, कि यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, पोलस से कायम का निर्माण कैसे हुआ, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस किया। अब कायम का पाचन किस प्रकार से होगा, यकृत का क्या काम होगा, इन सबको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।